Assalamualaikum viewers. Today we are going to start reviewing opinion, namely geopolitics, big power politics. जियोपॉलिटिक्स बिग पावर पॉलिटिक्स के हवाले से राइटर इसके अंदर अनीला शहजाद जो है वो लिख रही हैं, ठीक है, कि जियोपॉलिटिक्स जो है उसका क्या किरदार चल रहा है और ये बिग पावर पॉलिटिक्स किस तरह से है। एक ग्लोबल सिनेरियो पेश कर रहा है जिसके अंदर आपको पता है वेस्ट का बहुत बड़ा किरदार है और अब चाइना जो है वो भी उभरते हुए नजर आ रहा है और मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जाती दिखाई दे रही है। तो राइटर इसमें मजीद ये भी कहेंगी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग, उन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक नई डिफरेंट सी जो है वो कोल्ड वॉर की तरफ दुनिया जाती हुई दिखाई दे रही है। The constructivists have been prompting the idea that, like all human relations, international relations and even big power politics are socially constructed. Constructivism की थेरी इन्होंने यहाँ पर लगाई है, ठीक है, जो कि आईआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरी है। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि तमाम चीजें जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ली जाती हैं, ठीक है, कुछ भी रियल रियल नहीं होता है, ठीक है, वही रियल होता है जो कि आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर यही आपको बता रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशंस की तरह इंटरनेशनल रिलेशंस भी कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं और बिग पावर पॉलिटिक्स चल रही है जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है। दे आर्ग्यू दैट बाय कंस्ट्रक्टिंग रिकंस्ट्रक्टिंग और रिवैम्पिंग इंटरनेशनल नॉर्मेटिक स्ट्रक्चर्स मोर लर्न प्रोग्रेसिव एंड लेस एग्रेसिव एटीट्यूड्स कैन बी बिल्ट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि दोबारा से अगर कंस्ट्रक्ट किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रिवैम्प किया जाए इंटरनेशनल नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर को, तो मजीद प्रोग्रेसिव और लेस एग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो बिल्ड हो सकता है स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, यानी जिसमें जारियत कम होगी। सैडली प्रैक्टिस डज नॉट मैच दिस आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो हकीकत में प्रैक्टिस हो रही है, जो अमल हो रहा है, वो इस आर्ग्यूमेंट से मैच नहीं करता। द हाईली स्ट्रेटिफाइड एंड लेब्रियंथाइन इंस्टीट्यूशनलिज्म under the UN and similar structure under the EU and in the US, and the increasing number of political and economic multilateral forums propping up around the world teach us bitter lesson that any amount of culturing and socializing will not make state less ready to fight and kill। ठीक है, लेब्रियंथाइन होता है बिल्कुल भूल भुलैया सी, ठीक है, भूल भुलैया वाले इंस्टीट्यूशन जिसमें हम अंडर यूएन के आते हैं, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ईयू के अंदर भी, यूएस में भी, ठीक है, इंक्रीजिंग होती हुई नजर आ रही है नंबर जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक मल्टीलेटरल फोरम की तरफ हमें दुनिया जाती हुई दिखाई दे रही है, जो बिटर लेसन दे रहे हैं किसी भी किस्म का, जो एनी अमाउंट ऑफ कल्चरल एंड सोशलाइजिंग, ठीक है, जो कि क्या नहीं होगा, स्टेट्स को लेस रेडी कर रहा है वो फाइट और किल के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर स्टेट, एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर यहाँ पर डिपेंड हो रही है। If international institutions have played any normative role, अगर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूएन का आपको खुसूसी तौर पर उन्होंने बताया कि अगर वो नॉर्मेटिव रोल प्ले करते हैं, इट हैज बीन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। तो इस तरीके से क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की। सम में से दैट एंड ऑफ द कोल्ड वॉर ब्रॉट अ मोमेंट ऑफ रिस्पाइट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, कुछ कहते हैं कि जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुई, ठीक है, वो मूवमेंट लेकर आई रिस्पाइट का इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के अंदर। But such analysts seem to forego more than 70 conflicts and wars between 1990 and 2001। लेकिन कुछ एनालिस्ट ये देखते हैं कि 70 कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स देखी गई 1990 से 2001 के दरमियान। Besides the occupations of Afghanistan and Iraq post 9/11 and the destruction of the Middle East under the guise of the Arab Spring, ठीक है, जिनके अलावा आप दिखा रहे हैं अफगानिस्तान, ईरान, इराक की पोस्ट 9/11 के बाद जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिली, मिडल ईस्ट में देखने को मिली, तो वो किसकी गाइस में थी? अरब स्प्रिंग की गाइस में ये तमाम डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली। वेस्टर्न एनालिस्ट्स टेंड टू पोर्ट्रे दिस एज एन एरिया ऑफ रिलेटिव पीस। ठीक है, वेस्टर्न एनालिस्ट इस चीज को पोर्ट्रे करते हैं, यानी उसकी तस्वीर कुशी कर रहे हैं और एरा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये रिलेटिव पीस का एरा है। फॉर देम, उनके लिए परहैप्स डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड मिजरी फॉर अवे इन द ईस्ट और इन द साउथ इन ऑफ अफ्रीका और इन साउथ अमेरिका डू नॉट अफोर्ड मच मेंशन। ठीक है, इसमें वो बता रहे हैं डेथ हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, तबाही हुई, मिजरी हुई, अवे है इन द ईस्ट में, साउथ में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, वो अफोर्ड नहीं करते much mention। Perhaps in this movement of unipolar US hegemony, the West thought to itself that the US and NATO are doing the right policing to keep the world in the right place। तो उसमें वो कह रहे हैं कि यूनिपोलैरिटी, अगर यूएस की हेजमनी के हवाले से बात की जाए, तो यूएस और नेटो जो है वो समझते हैं कि वो बेहतरीन पॉलिसी बना रहे हैं, दुनिया को एक राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। बट द ट्रुथ वाज दैट सेंसिंग the unipolar movement, the US and its allies took it as chance to crush their adversaries for good। लेकिन
सच्चाई ये थी कि यूनिपोलैरिटी जो थी यूएस की और उसके अलाइज जो थे उनको वो एक तौर पे चांस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, क्रश करने के लिए, कुचलने के लिए अपने एडवर्सरीज को, अपने दुश्मनों को, अपनी गुड के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने फायदे के लिए. But the unipolar movement had to end because of the unsustainable and unsatiable consumer based capitalist system. लेकिन ये जो यूनिपोलर मूवमेंट थी, ठीक है, ये एंड हुआ, ये सिस्टम इसका इरा खत्म हुआ. क्यों? क्योंकि अनसस्टेनेबल था, ठीक है, इस्तेकाम उस तरीके से मौजूद नहीं था, अनसेटिएबल था, ठीक है, और बेस किस पे करता था वो? कैपिटलिज्म पे, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम था जिसमें मरकूज होती जा रही थी जो दौलत थी वो अमीरों के पास. China's rise as a rival economic superpower and Russia's return as a rival player in wars initiated by the allies, especially in the Middle East. ठीक है, चाइना जो है वो राइवल के तौर पर, इकोनॉमिकली सुपर पावर के तौर पर उभर कर सामने आया. रशिया का भी रिटर्न हुआ है राइवल पावर के तौर पर, उस राइवल प्लेयर के तौर पर वॉर्स में, और उसने अलाइज भी अपने साथ बनाए हैं. मिडल ईस्ट में उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें नजर आ रहा है. एंड नाउ द यूक्रेन वॉर हैज बिकम द पिनेकल ऑफ बिग पावर राइवलरी विद द यूएस. और अब जो यूक्रेन वॉर है वो भी एक पिनेकल ऑफ बिग पावर राइवलरी है. किसके साथ? यूएस के साथ, ईयू के साथ, नेटो के साथ ऑन वन साइड, एक साइड पे तो ये चीजें दिखा रहे हैं, एंड रशिया चाइना एंड देयर अलाइज ऑन द अदर. और रशिया चाइना और डिफरेंट जितने भी अलाइज ईस्टर्न साइड पर आपको नजर आ रहे हैं वो एक साइड पर है, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट आमने सामने हैं, ठीक है, कन्फ्रंटेशन उनकी है. The same globalization that was allowing the US to construct and safeguard its interest around the world was forsaken in the trade war against China. ठीक है, the same globalization जो अलाउ करती है यूएस को कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो सेफ गार्ड कर रहा है अपने इंटरेस्ट को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, तो उसको फॉरसेकन लिया जा रहा है. ठीक है, ट्रेड वॉर जो कि चाइना के अगेंस्ट है उसकी, जस्ट बिकॉज द यूएस सा चाइना डोमिनेटिंग द ग्लोबलाइज ट्रेड इन द कमिंग डिकेड्स. क्योंकि वो जो यूएस है वो देख रहा है कि चाइना डोमिनेट करेगा, बर्तरी हासिल कर लेगा ग्लोबलाइज ट्रेड में आने वाले डिकेड्स के अंदर. द ट्रेड वॉर टर्न्ड इनटू द ताइवान फोकस्ड ऑन गोइंग सेमीकंडक्टर वॉर. जो ट्रेड वॉर थी वो टर्न हो गई है ताइवान फोकस्ड ऑन गोइंग सेमीकंडक्टर वॉर में. क्यों? क्योंकि ताइवान के इशू को लेकर ही जो यूएस है वो चाइना को कोशिश करता है प्रेशराइज करने की. ऑल्सो देयर आर नो साइंस ऑफ यूक्रेन डिफीटिंग रशिया एनी टाइम सून इन स्पाइट ऑफ द यूएस एंड यूरोप डूइंग एवरीथिंग दे कुड. ठीक है, और साइंस हैं यूक्रेन के डिफीट होने के. रशिया किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है, रशिया के जरिए से यूक्रेन को डिफीट किया जा सकता है, लेकिन यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, वो अलाइज जो है, यूरोपियन अलाइज जो यूएस के साथ है, वो हर कुछ वो पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं. सो नाउ वी सी टॉक्स ऑफ डी रिस्किंग इंस्टेड ऑफ डी कपलिंग विद चाइना. तो हमें डी रिस्किंग चीज नजर आ रही है इंस्टेड ऑफ डी कपलिंग विद चाइना, यानी चाइना के साथ डी कपल करने की बजाय डी रिस्किंग वाला सिस्टम नजर आ रहा है. एंड टॉक्स ऑफ फाइंडिंग अ नेगोशिएटेड पीस इन यूक्रेन. और ये भी ढूंढा जा रहे हैं रास्ते के किस तरीके से नेगोशिएट कर लिया जाए, मुज़ाकरात कर लिया जाए, पीस कायम किया जाए यूक्रेन के अंदर. बट ऑल दिस शुड बी सीन एज एन अनवांटेड कंप्रोमाइज. लेकिन ये तमाम चीजें ना चाहने वाला कंप्रोमाइज लगती हैं. इट शुड नॉट बी डिक्रेडिटेड दैट द हब्रिस ऑफ पावर. हब्रिस होता है गरूर, ठीक है, तो एक उस हब्रिस हो गया पावर के लिए, ताकत के लिए, एंड फियर ऑफ लूजिंग पावर. और जो एक तरफ फियर ऑफ लूजिंग पावर है, ठीक है, कि हमारी पावर कहीं चली ना जाए, आर डीप रूटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा टाइप पावरफुल स्टेट. तो ये अल्फा टाइप पावरफुल स्टेट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स में से है, नजर आ रही है आपको, डीप रूटेड है ये. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विल नॉट बी सबड्यूड बाय एनी अमाउंट ऑफ सोशल ट्रेनिंग, रादर द सोशल फैब्रिक इज ओनली देयर टू स्क्रीन इट. ठीक है, ये कैरेक्टराइज जो है वो विल नॉट बी सबड्यू, ठीक है, सबड्यू नहीं होंगी बाय एनी अमाउंट ऑफ सोशल ट्रेनिंग. कोई किसी भी सोशल ट्रेनिंग के जरिए से जो है ये एक सोशल फैब्रिक है जो कि आपको स्क्रीन इट नजर आ रहा है, ठीक है, होता हुआ नजर आ रहा है. बल्कि ये ऐसा ही है कि ये एक फैब्रिक सा नजर आ रहा है यहाँ पर सोशली. whenever one big power will find the other as weak enough to be defeated. whenever जब कभी भी एक big power जो है वो find करती है दूसरे को, देखती है वीक तौर पर लेती है, ठीक है, enough to be defeated, it will come out naked with its killer instinct. तो वो come out होती हैं किस तरह? naked हो जाती हैं with its killer instinct. ठीक है, तो वो कोशिश ये कर रही होती है कि सामने वाले को, दूसरी पावर को वो किस तरीके से जो है वो दबा ही लें. टिल द टाइम देयर विल बी परहैप्स अनदर कोल्ड वॉर. लेकिन टाइम ऐसा भी है जब दूसरी कोल्ड वॉर जो है वो हो सकती है, ठीक है, होगी भी. ऑथर नाइल फर्ग्यूसन इज ऑफ द व्यू दैट वी आर ऑलरेडी इन कोल्ड वॉर सेकेंड बट वन डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड वॉर वन. ठीक है, अब नाइल इसमें व्यू दे रहे हैं कि पहले से ही दुनिया जो है वो हमें नजर आ रही है कि कोल्ड वॉर सेकेंड में है, लेकिन ये कोल्ड वॉर वन से डिफरेंट है. दिस टाइम वी आर इन अ ग्लोबलाइज्ड एनवायरमेंट. इस वक्त हम ग्लोबलाइज्ड एनवायरमेंट में है, वेयर इकोनॉमीज आर डीपली इंटरवाइंड, जहां पर इकोनॉमीज डीपली इंटरवाइंड है, where there is massive social and economic interpenetration and where there is internet.
इंटरनेट, जहाँ पर भी इंटरनेट है इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे के साथ जो है वो मिली जुली हैं, इंटरडिपेंडेंस यहाँ पर हमें नजर आती है स्टेट्स की। इट इज एन एनवायरमेंट वेयर बोथ आइसोलेटिंग द enemy economically and locking away one's intellectual property from adversaries are close to impossible। ये वैसा एनवायरमेंट है जहाँ पर एनिमी जो है आइसोलेट करना, उसे इकोनॉमिकली लॉकअप करना, ठीक है, और एडवर्सरी को इस तरीके से बंद कर देना जो है वो इम्पॉसिबल ही हमें लगता है। नाइल ऑल्सो टॉक्स ऑफ द थ्री बॉडीज ऑफ वाटर प्रॉब्लम, ठीक है, नाइल जो है वो तीन बॉडीज ऑफ वाटर प्रॉब्लम की भी बात करते हैं, इवन विद मिलिट्री एंड नेवल बेसिस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ पर मिलिट्री और नेवल बेसिस हैं तमाम दुनिया के अंदर। द आर्सनल, आर्सनल कहते हैं हथियारों को, असले को, द यूएस प्रोसेसेस इज नॉट एनफ टू प्रोटेक्ट ऑल इट्स इंटरेस्ट और अलाइज अक्रॉस द अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन में अभी इस वक्त आर्सनल इतने नहीं है, यूएस के पास ये इतने एनफ नहीं है कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने तमाम इंटरेस्ट को। It is not the same kind of single dominant supplier of security to all its allies because its adversary this time is much stronger than the USSR was in Cold War One। क्योंकि ये ऐसा है कि सेम सिंगल डोमिनेंट जो सप्लायर है सिक्योरिटी के लिए उस अपने allies को उस तरीके से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा तमाम चीजें, क्योंकि इस दफा जो उसका एडवर्सरी है ना, ये जैसे कि कोल्ड वॉर वन में था यूएसएसआर था, उससे अब बहुत यानी कि कई गुना ज्यादा स्ट्रोंगर है। बिकॉज चाइना इज बिकमिंग द ऑल्टरनेटिव ग्लोबल प्लेयर, क्योंकि इस वक्त चाइना जो है वो अल्टरनेटिव ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। इट हैज बिकम अ पीस ब्रोकर एंड ट्रेड पार्टनर इन द मिडल ईस्ट, और वो अब बन चुका है पीस ब्रोकर बन चुका है, ट्रेड पार्टनर बन चुका है मिडल ईस्ट के अंदर। इट इज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चीप टेक्नोलॉजी इन अफ्रीका, और ये एक मेजर प्रोवाइडर है फंड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला है और चीप टेक्नोलॉजी देने वाला है अफ्रीका में। इट इज रशियाज मेजर एलाई ऑन द यूक्रेन फ्रंट, और ये रशिया का मेजर एलाई है यूक्रेन फ्रंट पर। इट इज इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री आर्सनल बाय द डे, ठीक है, और डे बाय डे वो जो है अपनी मिलिट्री आर्सनल्स हथियारों को बढ़ाता जा रहा है, कैपेबिलिटीज को एक्वायर कर रहा है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को। एंड द क्रॉस कॉन्टिनेंट ब्री नेटवर्क इज इंटरवीविंग एशियन, अफ्रीकन एंड इवन मेनी यूरोपियन इकोनॉमीज अंडर चाइनाज लीड। और इस वक्त जो आप ब्री का नेटवर्क देख सकते हैं वो एशियन, अफ्रीकन और जितने भी यूरोपियन इकोनॉमिक आती हैं अंडर चाइनाज लीड के आ रही हैं वो, ठीक है, चाइना उनको लीड कर रहा है, उसके अंडर ही आ रही हैं। सो व्हाट इज द पॉसिबल फ्यूचर ऑफ द यूक्रेन एंड ताइवान बिग पावर कन्फ्रंटेशन? तो फिर ये इसका पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा यूक्रेन का और जो ताइवान के हवाले से जो बिग पावर का तसादुम चल रहा है उसका फ्यूचर क्या होगा? राइटर यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हैं। द टू इवेंट्स नीड टू बी सीन इन देयर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो ये दो इवेंट्स हैं जिनको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। द 2008 ग्लोबल रिसेशन हैड अ ईयर ऑन ईयर 6.34% इन्फ्लेशन इफेक्ट। जो 2008 का ग्लोबल रिसेशन हम देखें, अगर पीरियड टाइम पीरियड देखें तो वो 6.34% इन्फ्लेशन यानी महंगाई का इफेक्ट पड़ा, वाइल द यूक्रेन वाज कॉस्ट एंड 8.73% इन्फ्लेशन। जबकि जो यूक्रेन की जंग थी वो 8.73% तक इन्फ्लेशन लेकर आई। द फूड प्राइस इंडेक्स पीक्ड एट 120 इन 2008, 2008 में जो फूड प्राइस इंडेक्स था वो पीक पर पहुंचा 120 की, एट पीक्ड अराउंड 150 इन 2022, ठीक है, 2022 के अंदर जो है 150 150 तक पीक पर पहुंच गया, ठीक है, तकरीबन, शोइंग दैट द वॉर इज नॉट सस्टेनेबल फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पर यही है कि वॉर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए एज अ होल फॉर लॉन्ग हम देखें। And between February 2022 and now, China has conquered another ground। ठीक है, चाइना जो है वो 2002 फरवरी के हवाले से देखें तो उसने और मजीद जो है कंकर कर लिया है ग्राउंड को। इट हैज स्ट्रक मेजर ट्रेड डील्स, और वो बहुत सी ट्रेड डील्स कर रहा है, तिजारती डील्स कर रहा है विद मिडल ईस्टर्न किंगडम्स के साथ, एंड ब्रोकर्ड पीस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और उसने पीस भी ब्रोकर किया है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, ठीक है, सालसी का किरदार अदा किया, मेडिएटर के तौर पर इसने उसको काम किया है। This has been the single biggest defeat for the US, for whom Israel was their biggest indispensable foreign policy component। ठीक है, इसमें ये हम कह सकते हैं ये रही है एक सिंगल बिगेस्ट डिफीट रही है यूएस के लिए, जहां पर हम इसराइल देख सकते हैं वहां पर वही सिर्फ एक बिगेस्ट जो है इंडिस्पेंसिबल फॉरेन पॉलिसी कंपोनेंट है। The same kind of defeat has happened in South America, where the West could neither remove Maduro from Venezuela nor prevent the return of Lula in Brazil in January 2023। और ये सेम काइंड की डिफीट जो हैपन हुई साउथ अमेरिका में, जहां पर वेस्ट जो है वो ना तो रिमूव कर रहा था मेडोरा को वेनेजुएला से, ना ही प्रिवेंट कर रहा था यानी रोक रहा था जो रिटर्न था लूला का वहां पर ब्राजील में, ठीक है, जनवरी 2023 में। एंड इन अफ्रीका वेयर फ्रेंच ट्रूप्स हैव बीन आस्क्ड टू मूव आउट ऑफ नाइजर आफ्टर द कोप दैट डिस्पोज्ड प्रो वेस्टर्न बेजोन, ठीक है, और अफ्रीका के अंदर जहां पर फ्रेंच ट्रूप्स जो है उनको कहा गया था कि मूव करें आउट ऑफ नाइजर, ठीक है, नाइजर से निकल जाएं आफ्टर द कोप दैट डिस्पोज प्रो वेस्टर्न बेजम। This was in line
with the anti-West corps in the Sahel belt after in Guna, Mali and Burkina Faso in the last 2 years. ठीक है, ये भी ये हम देख सकते हैं कि लाइन में है, एंटी वेस्ट कोप्स नजर आए हमें इन तमाम बेल्ट्स पे, साहिल बेल्ट पर, ठीक है, माली में, फासो में, ठीक है, लास्ट 2 years में. These and more African countries are taking military cover from Russia's Wagner group and making trade deals with China. ठीक है, इस तरह की और मजीद जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो मिलिट्री कवर ले रही हैं रशिया से, ठीक है, रशिया के वैगनर ग्रुप से, एंड ट्रेड डील्स कर रही हैं चाइना के साथ काउंटर करने के लिए यूएस को. With all these defeating aspects around, the West may not be ready to take the drubbing. Instead, it may be preparing to make a forceful comeback. ठीक है, इन तमाम जो डिफीटिंग एस्पेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, तो वो वेस्ट जो है वो रेडी नहीं है किसी किस्म की ड्रबिंग लेने के लिए. ठीक है, प्रिपेयर जो है वो उसे होना चाहिए था, फोर्सफुल कमबैक जो है उसे होना पड़ेगा. Will it then learn the constructivist lesson that teaches a little equality and sharing, or it will it stick the Machiavellian realism it has always hidden underneath its pretty face democracy? तो यहाँ पर राइटर क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट का जो लेसन है वो टीचर्स कर रहा है कि लिटिल इक्वालिटी और शेयरिंग का, ठीक है, क्या यहाँ पर स्टिक नजर आ रही है हमें, मतलब उस पे स्टिक होते हुए नजर आ रही है? मैकावेलियन जो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? वो हमेशा से जिस तरह से चलता आया हिडन रहा है, जो प्रेटी फेस डेमोक्रेसी है, क्या ये उसका वाकई ही रूप है? Will it finally realize that it can no more devour upon others' blood and sweat to fill its own coffers? ठीक है, क्या फाइनली रियलाइज हो रहा है कि ये जो है वो मजीद जो है मजीद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दूसरे हैं उनका खून और पसीना जो है, यानी अदर्स ब्लड और स्वेट जो है, वो अपने कॉफर भरने के लिए क्या इसे दूसरी पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करती रहेंगी? क्या दैट ह्यूमैनिटी इज नो लॉन्गर विलिंग टू लेट इट पैरासाइट अपॉन इट्स एलिंग बॉडी? क्या जो दूसरी कंट्रीज हैं या ह्यूमैनिटी है वो अपनी बीमार बॉडी पर इनको जो है वो खेलने देगी मजीद? और आर देयर स्टिल सम, क्या वाकई इस तरह के कुछ मौजूद हैं अभी भी, विलिंग रेडी टू फॉल इनटू इट्स गिल्डेड वेब ऑफ एम्बी डेक्स्ट्रियस चिकनरी? ठीक है, तो यह इसका ये जो जाल है, यानी कि ये जो एक एम्बिगुअस था, एक मुश्किल सा उलझनों वाला जो जाल है, इसमें क्या अभी भी वो इसके अंदर फंस जाएंगे? तो ये देखने की मेन जो है वो बात है. ठीक है, और आगे देखते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से होता है. मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जाती हुई दिखाई दे रही है. आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये था इसका एनालिसिस. अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.